हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। चलिए आज करते हैं फिफ्थ सेशन ऑफ MCQs फॉर EPFO ऑन इंडियन हिस्ट्री एंड पॉलिटी। होप यू आर एंजॉइंग दीज सेशंस। क्वेश्चंस के डिस्कशन से आपको बहुत फ़ायदा हो रहा होगा। क्वेश्चन को तो आंसर मिलता ही है, साथ साथ जो डिस्कशन थोड़ा होता है उससे कुछ और बातें पता लग जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का सेशन करते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग मेड फॉर्मल अनाउंसमेंट regarding the discovery of Indus civilization? इनमें से किसने अनाउंसमेंट किया था कि इंडस सिविलाइजेशन डिस्कवर हुआ है? इट वॉज अलेक्जेंडर कनिंगम और जॉन मार्शल और मॉर्टाइमर व्हीलर, और इनमें से कोई भी नहीं। तो इट वॉज जॉन मार्शल। इट वॉज जॉन मार्शल हु अनाउंस्ड फॉर्मली दैट दिस इंडस सिविलाइजेशन हैज बीन डिस्कवर्ड। जॉन मार्शल मेड अ फॉर्मल अनाउंसमेंट कि इंडस सिविलाइजेशन डिस्कवर हुआ है इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अलेक्जेंडर कनिंगम वॉज द, यू कैन से, ही स्टार्टेड दिस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उसका डायरेक्टर जनरल पहला हुआ करता था। ASI बंद हो गया था, बाद में रीस्टार्ट होता है मेयो के समय में, फिर ये कनिंगम कंटिन्यूड। Mortimer Wheeler later on also became Director General of Archaeological Survey of India. ASI was started in the time of Lord Canning, Archaeological Survey of India. So it was John Marshall who made formal announcement कि Indus civilization discover हुआ है। The British policy towards India in the early phase of 19th century। देखिए हल्के से क्वेश्चन मैं कहीं थोड़े से टफ कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस देखें आपके एग्जाम में 2014 हो, 15 हो या 17 हो। तो अर्ली 19th सेंचुरी में जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी भारत के प्रति थी वो क्या थी? द ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया इन द अर्ली फेज ऑफ 19th सेंचुरी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, किन फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस हो रही थी? उन्होंने जो 19th सेंचुरी की शुरुआत में अपनी पॉलिसी में चेंज किया था वो क्या वजह थी? दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्री ट्रेड पॉलिसीज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ और लेजिस्फेयर। क्या वो इस पॉलिसी से थोड़ा गवर्न हो रहे थे? इंग्लैंड में जो कंसेप्ट चल रहा था, सुपीरियरिटी ऑफ क्रिश्चियनिटी इन सिविलाइजिंग इंडिया, क्या ये एक फैक्टर था कि क्रिश्चियनिटी के टेनेट्स या क्रिश्चियनिटी इज फार सुपीरियर देन द सुपरस्टिशन बेस्ड रिलीजन्स ऑफ इंडिया? डोमिनेंट कंसर्न्स ऑफ राइजिंग इंडस्ट्री इन ब्रिटेन, इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था, वहाँ कारखाने चालू हो चुके हैं, क्या वहाँ के कारखानों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से पॉलिसी चेंज कर रहे थे? चौथा ये, क्या जो एजुकेटेड क्लास इंडिया में डेवलप हो रही है उसका भारतीय राज्यों में जो दखल बढ़ता जा रहा है, इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, या इसके हिसाब से भी उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की थी? तो इनमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी भारत के प्रति चेंज होती हुई दिखती है इन अर्ली पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी? तो यस, लेसेस-फेयर की पॉलिसी। एडम स्मिथ ऑलरेडी हैड रिटन अ बुक, द इंक्वायरी इनटू द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। एडम स्मिथ ने एक किताब लिखी है, वेल्थ ऑफ नेशन शॉर्ट में कह देते हैं। उन्होंने बोला है फ्री ट्रेड होना चाहिए, मार्केट को फ्री छोड़ देना चाहिए, मार्केट अपने आप तरक्की ले आएगा। मार्केट में जब कंपटीशन होगा तो मार्केट अपने आप बढ़ेगा, इसलिए भारत की इंडस्ट्री खोल देनी चाहिए सभी कंपनियों के लिए। सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ही भारत का व्यापार खुला रहे, ये सही नहीं है। तो 1813 के चार्टर कानून में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार हटा लिए थे, एक्सेप्ट ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी। तो दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाई, यस दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाई दिस थिंग कि फ्री ट्रेड प्रिंसिपल, इंग्लैंड की सारी कंपनियों को भारत में व्यापार करने आने दिया जाए। यस, ये चेंज हुआ था, इसलिए चार्टर एक्ट 1813 में ये चेंज लाया गया था। ये भी था, इंग्लैंड में इवेंजेलिकल थॉट चल रहा था। इस थॉट में ये कहा जाता था कि जो क्रिश्चियनिटी की प्रोग्रेसिव लाइट है वो भारतीयों की थॉट को बदलेगी और वो जो रूढ़िवादिता में है उससे बाहर निकालेगी। जब वो इस विचार से बाहर निकलेंगे तो क्रिश्चियनिटी की अच्छी बातों को समझने लगेंगे, उसको एंडोर्स करने लगेंगे और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इवेंजेलिकलिज्म भी चल रहा था वहाँ पर, इससे भी इन्फ्लुएंस हुई थी पॉलिसी। और 1813 के चार्टर एक्ट में जो आया था उसमें एक क्लॉज ये था कि नाउ क्रिश्चियन मिशनरीज कैन कम एंड प्रोपगेट क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। तो ये भी अफेक्ट इन्फ्लुएंस कर रहा था। डोमिनेंट कंसर्न्स ऑफ राइजिंग इंडस्ट्री इन ब्रिटेन, ये भी कर रहा था कि वहाँ पे जो कारखाने बढ़ते जा रहे थे उससे
उनको कच्चा माल चाहिए था, तो उस हिसाब से उन्होंने इकॉनमी को बनाया है कि भारत सिर्फ कच्चा माल देने के लिए हो, और जब इंग्लैंड की सारी कंपनियां यहाँ पर आएंगी तो अपना बना हुआ सामान बेचेंगी। वहाँ की कंपनियां, फैक्ट्रियां सामान बना रही थी, अब वो फिनिश्ड गुड्स इंडिया में भेजते थे, कच्चा माल भारत से मंगाते थे, तो इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होने दिया गया। तो ये भी एक कंसर्न था कि वहाँ की इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट थी कि भारत में कंपटीशन डेवलप नहीं होना चाहिए। तो पहले 3 तो सही हैं, लेकिन अभी एजुकेटेड क्लास का कोई इन्फ्लुएंस भारतीय राज्यों में नहीं दिखाई देता है। बिल्कुल अर्ली पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी 1800 के बाद अभी भी वो मेडिवल तरीके से ही चल रहे हैं, चाहे वो मराठास हो या मैसूर हो या हैदराबाद हो या अवध वगैरह हो, वो सब मेडिवल थॉट पे चल रहे हैं। अभी राइजिंग एजुकेटेड मिडिल क्लास जो चल रही है उसका कोई इन्फ्लुएंस इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन स्टेट्स में नहीं है। तो ये फैक्टर उनकी पॉलिसी को अफेक्ट नहीं करता है, इसलिए बाकी 3 अफेक्ट करते हैं। तो 1, 2, 3 बी इज द आंसर। 1857 के रिवोल्ट के बाद फिर फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा, जब पॉलिटिकली कॉन्शियस इंडियंस विल स्टार्ट यू कैन से क्रिएटिंग वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, और ग्रेजुअली फिर वो कांग्रेस 1885 में बन जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट थॉट है कि भाई व्यापार सबके लिए खोल दिया जाए, इंडिया को क्रिश्चियनाइज किया जाए, ताकि वो अपनी रूढ़िवादिता छोड़े और क्रिश्चियनिटी की लाइट में वो प्रोग्रेसिव बन जाएंगे। और प्रोग्रेसिव बनेंगे तो हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ चाहे इकोनॉमी हो चाहे रिलीजन हो, सबको एंडोर्स करना शुरू कर देंगे। एंड वी विल बी गेटिंग ए क्लास ऑफ पीपल हु विल बी ब्राउन इन कॉम्प्लेक्शन बट इंग्लिश इन टेस्ट, जैसा कि आगे चल के मैकॉले ने बोला है अर्ली पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी में। ये मैंने आपको बता दिया जो है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट परमानेंट सेटलमेंट 1793 इज करेक्ट। परमानेंट सेटलमेंट के बारे में कॉर्नवालिस की एक व्यवस्था थी, जमींदारी व्यवस्था, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट वॉज इनिशियली इम्प्लीमेंटेड इन बंगाल एंड बिहार। शुरू में सिर्फ ये बंगाल बिहार में इम्प्लीमेंट हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट, इट वॉज बेस्ड ऑन अ फिक्स्ड रेंट विच जमींदार कुड कलेक्ट फ्रॉम द कल्टिवेटर्स। जो किसान थे, किसान जमींदारों को रेंट देते हैं और जमींदार सरकार को रेवेन्यू देते हैं। जो किसान देते थे जमींदार को उसे रेंट कहते थे, और जमींदार जो सरकार को देते थे उसे रेवेन्यू कहते थे। तो परमानेंट सेटलमेंट में यह भी था कि जो रेंट देना है किसानों को जमींदार को वो भी फिक्स कर दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा, कल्टिवेटर्स पेड द रेंट एज पर द पट्टा और लीगल डॉक्यूमेंट इशूड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसको पक्का करने के लिए कि जो जमींदार पैसा लेंगे किसानों से, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्यूमेंट जारी कर दिया था कि इससे ज़्यादा जमींदार नहीं ले सकते किसानों से। तीसरा स्टेटमेंट, चौथा स्टेटमेंट, राजा राम मोहन रॉय कंडेम्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। उन्होंने इसको कंडेम किया है कि ये गलत है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? सिर्फ पहला करेक्ट है। शुरू में ये सिर्फ बंगाल बिहार में ही इम्प्लीमेंट हुआ था, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। उसके बाद ये उड़ीसा में एक्सटेंड हुआ था, फिर कुछ मद्रास के प्रोविंस, मद्रास के कुछ हिस्से में, बनारस वगैरह में। शुरू में इट वॉज ओनली इन बंगाल एंड बिहार, उड़ीसा भी नहीं था। तो याद रखेंगे, इनिशियली इट वॉज इन बंगाल एंड बिहार, लेटर ऑन उड़ीसा एंड सम पार्ट्स ऑफ मद्रास ऑल्सो। तो फर्स्ट इज करेक्ट। फिक्स्ड रेंट कोई तय नहीं हुआ था कि जमींदार कुछ भी ले लिया करते थे किसानों से। जो पट्टा इशू करना था वो जमींदार को इशू करना था किसानों को लिए, लेकिन जमींदारों ने कभी पट्टा इशू नहीं किया। जो पट्टा मतलब लीगल डॉक्यूमेंट जिस पर लिखा होगा कि किसान इतना देंगे जमींदार को, तो ये कंपनी को नहीं जमींदार को इशू करना था, और जमींदारों ने कभी इशू किया नहीं, और कंपनी ने भी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। राम मोहन रॉय ने सपोर्ट किया है परमानेंट सेटलमेंट को। वो इसको कहते थे कि ये सही सिस्टम है, बट थोड़े इसमें चेंज ले आए तो ये बेहतर है, बल्कि पूरे भारत में इसको लागू किया जा सकता है। वो कहते थे रेंट जो है फिक्स कर दिया जाए। ही वॉज कंडेमिंग रादर द एट्रोसिटीज कमिटेड बाय जमींदार्स ऑन द कल्टिवेटर्स। तो वो ऑल टुगेदर परमानेंट सेटलमेंट के अगेंस्ट नहीं थे, इसकी प्रैक्टिस उनको गलत लग रही थी। वो कहते थे जो रेंट जमींदार को देता है किसान उसे फिक्स कर दिया जाए। तो ये भी गलत है कि उन्होंने कंडेम किया था, उन्होंने कहा था ये सही है, इसे आगे बढ़ाया जाए। तो पहला सही है, बाकी तीनों गलत हैं। It was initially implemented in Bengal, Bihar and later extended to Odisha, Banaras and some parts of Madras. NCERT, class 12th. No rate of taxation was mentioned in any document which the could collect from the cultivators. Zamindars were bound to
पे 89% ऑफ द एस्टिमेटेड रेवेन्यू फ्रॉम देयर जमींदारी। आपको पता है इतना पैसा इस जमींदारी से आएगा, उसका 89% जमींदार अंग्रेजी सरकार को दे देगा, 11% खुद रख लेगा। इसके और जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू के ऊपर और जो ज़्यादा आ जाएगा वो जमींदार खुद रख सकता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर मैंने आपको बता दिया। परमानेंट सेटलमेंट वॉज डिजाइंड बाई जॉन शोर, इम्प्लीमेंटेड बाई कॉर्नवालिस, बट इसके पीछे जॉन शोर का दिमाग था। जॉन शोर वो है जो कॉर्नवालिस के बाद गवर्नर जनरल बनेगा इसका ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इट वॉज जॉन शोर का ये प्लान हुआ करता था, इम्प्लीमेंटेड बाई कॉर्नवालिस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडियन एसोसिएशन फाउंडेड इन 1876 opened its branches in Bengal and also in towns outside Bengal. सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस ने मिलकर बनाई थी एक इंडियन एसोसिएशन। ये भारत में भी, बंगाल में तो ऑफिस खोलती है कई शहरों में, बंगाल के बाहर भी इसके बहुत सारे ऑफिस खोले थे। कांग्रेस से पहले इट हैड सक्सेसफुली प्रिपेयर्ड एंड पॉलिटिसाइज्ड मासेस ऑल इंडिया लेवल। कहते हैं कांग्रेस से पहले पूरे भारत में इसने मासेस को पॉलिटिसाइज कर दिया था, उनको पॉलिटिकली कॉन्शियस कर दिया था। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, याद रखेंगे। इट वॉज नॉट कन्फाइंड टू बंगाल, इसने बंगाल के बाहर भी अपने ऑफिस खोले थे, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी पूरे भारत के लेवल पे काम करने में। तो इसने भारत के बाहर, बंगाल के बाहर ऑफिस तो खोले हैं और शहरों में, लेकिन इट कुड नॉट बिकम सक्सेसफुल इन पॉलिटिसाइजिंग मासेस बिफोर कांग्रेस। वो सिर्फ कांग्रेस ने ही ग्रेजुअली किया था आगे चलकर। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी, द इंडियन एसोसिएशन सेट बिफोर इटसेल्फ द एम्स ऑफ क्रिएटिंग ए स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन इन द कंट्री ऑन पॉलिटिकल क्वेश्चंस and the unification of Indian people under a common political program. In order to attract large number of people to its banner, it fixed a low membership fee for the poor classes. Many branches of the association were opened in towns and villages of Bengal and also in many towns of Bengal. However, it could not succeed in becoming an all India body. NCERT class 12th याद रखेंगे। आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी फाउंडेड इंडियन एसोसिएशन इन कैलकाटा इन 1876। ये ब्रह्मो समाज को भी फॉलो करते थे ये लोग। जब केशव चंद्र सेन, थोड़ा सा कंजर्वेटिव, ये ब्रह्मो समाज के मेंबर हुआ करते थे। 1870 में केशव चंद्र सेन बड़े इंपॉर्टेंट अध्यक्ष थे, ब्रह्मो समाज में बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे। तब इन्होंने, केशव चंद्र सेन का जो कंजर्वेटिव एटीट्यूड हो गया था, ये लोग प्रोग्रेसिव आउटलुक के थे, तो इन्होंने फिर एक पॉलिटिकल बॉडी भी बनाई है। अपार्ट फ्रॉम ब्रह्मो समाज में जो काम किया वो अलग है, दैट इज इंडियन एसोसिएशन। कभी क्वेश्चन आ जाए विच बॉडी बिफोर कांग्रेस वाज वर्किंग लाइक ए कांग्रेस, तो आप बोलेंगे इट वाज इंडियन एसोसिएशन। कांग्रेस जैसा काम करने की कोशिश की, सक्सेसफुल नहीं हो पाई। इन 1884 द इंडियन नेशनल यूनियन वॉज फाउंडेड बाई, 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन वॉज फाउंडेड बाई whom? इट वॉज फाउंडेड बाई ए.ओ. ह्यूम। बेसिकली कांग्रेस का नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, बाद में दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम कर दिया था कांग्रेस। कांग्रेस अर्लियर वॉज फाउंडेड बाई ए.ओ. ह्यूम बाई द नेम ऑफ इंडियन नेशनल यूनियन। 1885 में दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम कांग्रेस कर दिया। ही टुक द वर्ड कांग्रेस फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। कांग्रेस का मतलब होता है साथ चलना, वॉक टुगेदर और असेंबली ऑफ पीपल। तो इट वॉज ए.ओ. ह्यूम हु फाउंडेड इंडियन नेशनल यूनियन इन 1884। बाद में इसका नाम हो जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। ही वॉज एक्टिव इन मद्रास महाजन सभा हु यूज्ड टू ब्रिंग आउट दिस हिंदू न्यूज़पेपर। जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आई हैव टोल्ड यू, वेडरबर्न played a very important role in working for India outside India, that is in England. I told you in the last MCQ session कि इन्होंने ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस चलाई थी इंग्लैंड में। तो इट वॉज ए.ओ. ह्यूम। Which of the following leaders founded Indian Home Rule League in USA? ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और बहुत माइन्यूट एरर से गलत हो जाते हैं। यूएसए में इंडियन होम रूल किसने फाउंड की थी? लाजपत राय ने, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, लाला हरदयाल ने या वी.के. कृष्ण मेनन ने? किसने शुरू की थी? तो इट वॉज लाला लाजपत राय हु स्टार्टेड इंडियन होम रूल लीग इन यूएसए। 1910 में वो भारत से चले गए थे, 1909-10 के आसपास, जब
स्वदेशी मूवमेंट बंद हो गया था, बाहर रहते हैं, और वहाँ पर लंदन में, आई मीन यूएसए में, उन्होंने फिर एक इंडियन होम रूल लीग बनाई थी जब यहाँ होम रूल मूवमेंट चल रहा था, और इट वाज लाला लाजपत राय। और वहाँ पर ये एक पत्रिका भी निकालते थे, यंग इंडिया। याद रखेंगे, गांधी जी यंग इंडिया भारत में निकालते थे, लाजपत राय यंग इंडिया यूएसए में निकालते थे, बल्कि इंडियन होम रूल लीग की जो मेन पत्रिका थी उसका नाम यंग इंडिया ही हुआ करता था। श्यामजी कृष्ण वर्मा, इन्होंने इंग्लैंड में इंडिया हाउस लंदन में बनाया था, इंडिया हाउस, इंडियन होम रूल सोसाइटी, जहाँ पर भारतीय विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी जाती थी। इसी से संबंधित हो गए थे मदन लाल ढींगरा, वी.डी. सावरकर वगैरह। मदन लाल ढींगरा किल्ड कर्जन वायली इन 1909। मदन लाल ढींगरा वॉज मेंबर ऑफ इंडिया हाउस स्टार्टेड बाई श्यामजी कृष्ण वर्मा इन लंडन इन 1905। ही ऑल्सो ब्रॉट आउट अ जर्नल द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, वो एक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम की पत्रिका भी निकालते थे। लाला हरदयाल आप जानते ही हैं, ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन स्टार्टिंग गदर मूवमेंट इन सैन फ्रांसिस्को, यूएसए से गदर मूवमेंट शुरू हुआ था। लाला हरदयाल, he was editor of a paper called Qadar. He also wrote a book called Hints for Self Culture. लाला हरदयाल ने किताब लिखी है Hints for Self Culture, बड़ी फेमस बुक है Hints for Self Culture। वीके कृष्ण मेनन जो डिफेंस मिनिस्टर थे भारत के इन द टाइम ऑफ इंडो चाइना वॉर, इस्तीफा भी दे देते हैं। इन्होंने भी इंग्लैंड में काम किया है और एक इंडिया लीग बनाई थी 1930s में। लंदन में इन्होंने एक इंडिया लीग बनाई थी। ही वॉज ऑल्सो वर्किंग फॉर इंडिया इन 1930s इन लंदन। वीके कृष्ण मेनन बाद में ये बनेंगे भारत के डिफेंस मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ इंडो चाइना वॉर। फिर इनका इस्तीफा हो जाता है जब चाइना से भारत हार गया था। बाय द वे, ही ऑल्सो गेव, यू कैन से 8 घंटे का इन्होंने लगातार लेक्चर दिया है यूएनओ में ऑन कश्मीर इशू। ही स्पोक एट लेंथ, लगातार 8 घंटे ही स्पोक ऑन कश्मीर इन द यूएनओ। वीके कृष्ण मेनन। It was founded by Lajpat Rai while remained in USA during 1914-19. He also published the journal Young India, official organ of this league. Which of the following leaders was elected as the president of All India Home Rule League in 1920? देखिए फिर मैं होम रूल लीग को ले आया हूँ। 2 बातें, एक यूएसए में चली थी, एक भारत में चली थी, और तिलक और बेसेंट वाली तो हुआ ही करती थी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो परेशान कर देते हैं। 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? लाजपत राय वापस आ गए थे तो उन्हीं को बना दिया गया था, या गांधी जी थे, या एनी बेसेंट थी, या चित्तरंजन दास थे, कौन थे? तो इट वॉज गांधी जी। गांधी जी वॉज प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया होम रूल लीग इन 1920। बहुत ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट वॉज गांधी जी हु वॉज प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया होम रूल लीग इन 1920। सारे ही ऑप्शंस कंफ्यूजिंग हैं। और अगले ही साल इट विल मर्ज इनटू इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर ये ख़त्म हो जाएगी, कांग्रेस में मर्ज हो जाएगी। तो इट वॉज गांधी जी। In 1920, M.K. Gandhi was elected as president of organization and within a year it merged with Indian National Congress. All India Home Rule League 1920, गांधी जी was अध्यक्ष। धरसाना सॉल्ट रेड 1930 was to be led by गांधी जी। धरसाना जो सॉल्ट फैक्ट्री थी उसको उस पर एक रेड डालनी थी क्योंकि वहाँ सॉल्ट बनता था, तो गांधी जी को लीड करनी थी। दूसरा स्टेटमेंट, फाइनली इसको लीड किया सरोजनी नायडू ने। तीसरा, द ब्रूटल रिप्रेशन ऑफ द रेड बाय ब्रिटिश वाज कवर्ड बाय एन अमेरिकन जर्नलिस्ट वेब मिलर और इंटरनेशनल जर्नलिस्ट। इनमें से कौन सा सही है? तीनों ही सही हैं। पहले गांधी जी का प्लान था बट गांधी जी वाज अरेस्टेड। इट वाज गांधी जी हु वाज टू लीड दिस पर्टिकुलर रेड ऑन धरसाना सॉल्ट वर्क। गांधी जी को करना था ये। गांधी जी अरेस्ट हो जाते हैं डांडी मार्च के बाद, तो फिर ये इट वाज डन बाय सरोजनी नायडू। और इस जब लाठियाँ बरसाई गई थी, जो लोग नॉन वायलेंट तरीके से उस सॉल्ट फैक्ट्री पे रेड कर रहे थे, तो उसको कवर किया था एक अमेरिकन जर्नलिस्ट वेब मिलर ने। तो तीनों ही सही हैं। ऑन May 21 with Sarojini Naidu, the first Indian woman to become President of Congress, and Imam Sahib, Gandhiji's comrade of South Africa, and Gandhiji's son Manilal in front ranks, a band of people towards police cordon. Webb Miller, the American journalist whose account of the Dhasana salt raid was to carry the flavor of Indian
और बहुत दुनिया के और बहुत अखबारों में ये छपा था, ये जो लाठी चार्ज हुआ था इसमें काफ़ी लोग घायल हुए थे। तो इट वॉज वेब मिलर एंड पहले गांधी जी को करना था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इकोनॉमी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन नॉट करेक्ट। मैंने कुछ क्वेश्चंस एंशिएंट मेडिवल के भी ले लिए हैं, सिर्फ मॉडर्न के नहीं, एंशिएंट मेडिवल के भी कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो इंडस इकोनॉमी के बारे में 4 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। इंडस पीपल इन्वॉल्व इन मैरीटाइम ट्रेड, वो समुद्री व्यापार किया करते थे, पहला स्टेटमेंट। दे डिड नॉट ट्रेड विद सेंट्रल एशिया, लैंड कंटिग्यूटी हुआ करती थी लेकिन सेंट्रल एशिया से व्यापार करते थे, ऐसा कोई साक्ष्य एविडेंस हमारे पास नहीं है। इंडस के लोग प्रैक्टिस वेरियस एग्रीकल्चरल टेक्निक्स, बहुत सारी एग्रीकल्चरल टेक्निक्स को प्रैक्टिस किया करते थे। दे हैड कंसिडरेबल नॉलेज ऑफ द रेन एंड फ्लड पैटर्न एंड डिड देयर क्रॉपिंग अकॉर्डिंगली। जो फ्लड आता था उसका वो पैटर्न स्टडी करे हुए थे, रीड किए हुए थे, उसके हिसाब से अपनी खेती करते थे। इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो ये बिल्कुल सही है कि इंडस के लोग समुद्री व्यापार करते थे। आपको पता है लोथल में एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉकयार्ड मिला है, लोथल में डॉकयार्ड मिला है, और लोथल में ही अभी अभी गवर्नमेंट ने शुरू करने जा रही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज़, एक इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है। आप मेरी जो करंट अफेयर्स की जो MCQ सेशंस होते हैं उसमें आपको मिल जाएगा। ये लोथल में एक मैरीटाइम स्टडीज़ का एक इंस्टीट्यूट खुलने जा रहा है, कुछ शुरुआत वहाँ पर हो गई है। तो लोथल से व्यापार करते थे, वेस्ट एशिया से व्यापार होता था, पहला सही है। ये गलत है कि वो सेंट्रल एशिया से ट्रेड नहीं करते थे, वो करते थे, क्योंकि यहाँ पर अफगानिस्तान के एरिया में एक, यहाँ लिख देता हूँ, शॉर्टुघई नाम की एक फैक्ट्री मिली है जो सेंट्रल एशिया से व्यापार के लिए काम आती थी। तो ये गलत है कि वो सेंट्रल एशिया से व्यापार नहीं करते थे, वो करते थे। अपर पार्ट ऑफ अफगानिस्तान एक शॉर्टुघई नाम की फैक्ट्री मिली है, ट्रेडिंग कॉलोनी मिली है, शायद वो सेंट्रल एशिया से व्यापार के काम आती होगी। तो ये गलत है कि व्यापार वो सेंट्रल एशिया से नहीं करते थे। उनको बहुत सारी एग्रीकल्चर टेक्निक्स पता थी, NCERT पढ़ेंगे, वो जितनी एग्रीकल्चर से संबंधित चीज़ें होती हैं सभी जानते थे, और वो बिल्कुल ध्यान रखते थे कि कब बाढ़ आती है, बाढ़ के रिसीड पानी के पीछे चले जाने पर फ्लड बैंक बड़ा फर्टाइल हो जाता है, वहाँ वो अपनी खेती कर दिया करते थे, और उन्हें पता है दोबारा कब बाढ़ आएगी उसके हिसाब से पहले ही वो उसे काट लिया करते थे। अगेन NCERTs, ये तीनों सही हैं। ये गलत है कि सेंट्रल एशिया से व्यापार नहीं होता था, एक ट्रेडिंग कॉलोनी मिली है शॉर्टुघई जो सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करती थी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स बेस्ट डिस्क्राइब्स पोस्ट मौर्य पीरियड। मौर्यों के बाद का भारत जो है 200 BC से लगभग 300 AD, उस पीरियड के बारे में ये कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स दिया हुआ है। उनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन इस पीरियड को बेस्ट डिस्क्राइब करता है? बहुत व्यापार होता था, पहला। अर्बन सेंटर्स, बहुत सारे शहर उपज हुए थे, दूसरा। बार्टर सिस्टम, सामान का आदान प्रदान हुआ करता था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक दूसरे से सामान के बदले सामान लेते थे, दूसरा फीचर। बुद्धिज़्म में डिवीज़न हुआ था, शिज्म हुआ था। रिलीजियस कन्वर्जन हुए थे, बड़े इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स के एविडेंसेस मिल जाते हैं। बड़े स्तर पे सिक्के चले थे इन दिनों। या साम्राज्यवादी वॉरफेयर बहुत ज़्यादा हुई थी, इंपीरियल वॉरफेयर के एविडेंसेस मिल जाते हैं। फॉरेन ट्रेवलर्स बहुत सारे भारत आए थे इस समय। चाइनीज़ व्यापार को बहुत बल मिला था इस समय। या संस्कृत की बहुत महत्वपूर्ण किताबें लिखी गई थी इस समय। स्टोन पिलर्स मिले हैं बहुत सारे, और ब्राह्मणिकल टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप हो गया था, मंदिर बड़े स्तर पे बनने शुरू हो गए थे। तो इनमें से कुछ सही हैं, कुछ गलत हैं, लेकिन जो बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स है वो है बी। बुद्धिज़्म में हीनयान महायान में इस समय डिवीज़न हो गया था। हीनयान जो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के थे, महायान जो न्यू स्कूल ऑफ थॉट के हैं। महायान मूर्ति पूजा करते हैं, हीनयान मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, बुद्ध के सिंबल्स की पूजा करते हैं। महायान विश्वास करते हैं बोधिसत्व में। बोधिसत्व वो हैं जो अपने साल्वेशन को रोक देते हैं ताकि और लोगों की मदद कर सकें साल्वेशन दिलाने में। तो बोधिसत्व, महायान में बोधिसत्व होते हैं। हीनयान पुराना बुद्धिज़्म, महायान बड़ा बुद्धिज़्म। कनिष्क के समय हीनयान महायान, इन्हीं दिनों कनिष्क हुआ करता था कुषाण डायनेस्टी का, तो ये था। रिलीजियस कन्वर्जन हुए हैं। कनिष्क हिमसेल्फ हैड बिकम फॉलोवर ऑफ महायान बुद्धिज़्म। इन्हीं दिनों इंडो ग्रीक राजा हुआ करता था एक मिनेंदर, ही बिकेम फॉलोवर ऑफ बुद्धिज़्म, है ना, उसका मिलिंद नाम हो जाता है।
ऐसे हेलियोडोरस एक आया था ग्रीक अम्बेसडर, वो वैष्णविज्म फॉलो करने लगता है, तो रिलीजियस कन्वर्जन बहुत महत्वपूर्ण लोगों के इस समय पता लग जाते हैं। विम कैटफिसिस कुषाण डायनेस्टी का राजा है, उसके सिक्कों पर लॉर्ड शिव का चित्र मिल जाता है, शायद वो शैविज्म फॉलो करने लगा हो। और ये तो सिक्कों का काल कहलाता है, एज ऑफ कॉइनेज कहलाता है। इस समय भारत में बहुत सारे सिक्के शुरू हुए थे। इट वॉज अ पीरियड व्हेन इंडिया स्टार्टेड हैविंग मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। बड़े स्तर पे भारत की इकोनॉमी का मोनेटाइजेशन हुआ था। अब बार्टर सिस्टम की जगह पैसे के से भी सामान खरीदा बेचा जाता था। सिक्कों का ये समय कहा जाता है। पहली बार ऐसे सिक्के जारी हुए जिस पे राजाओं के चित्र हमको मिल जाते हैं। तो अगर सही रियल करेंसी कॉइनेज की बात की जाए तो रियल कॉइनेज वॉज स्टार्टेड बाई इंडो ग्रीक्स इन इंडिया। ये इस समय शुरू हुए थे, इन्हें सिक्कों का काल भी कह देते हैं। तो बेस्ट आंसर इज दिस वन, बी। अगेन अनदर क्वेश्चन फ्रॉम वेयर, फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 12th। अल ब्रूनी ए फॉरेन ट्रेवलर टू इंडिया ड्यूरिंग अर्ली मेडिवल एज। महमूद ऑफ गजनी के समय के आसपास एक अल ब्रूनी नाम का ट्रेवलर भारत आया है। उसने कंडेम किया है द लर्नेड पीपल ऑफ इंडिया फॉर देयर इंसुलर एटीट्यूड। वो अपने लेखों में कहता है कि जो भारत के लर्नेड लोग हैं, वाइज लोग हैं, वो दुनिया से अपने आप को अलग किए हुए हैं, इंसुलेट किए हुए हैं। वो इसको कंडेम करता है कि वो दुनिया से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। वो ज्ञानी तो है लेकिन इंटरेक्ट नहीं करते हैं, वो इस बात को कंडेम करता है। दूसरा स्टेटमेंट, लर्नेड इंडियंस अकॉर्डिंग टू हिम वर इंफीरियर इन नॉलेज ऑफ साइंस, हैंस केप्ट देमसेल्व्स अवे फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फिर वो कहता है कि वो इसलिए इंटरेक्ट नहीं करते हैं कि साइंस की नॉलेज में वो दुनिया से काफ़ी पीछे हैं, पश्चिम से या अरब वर्ल्ड से काफ़ी पीछे हैं, इसलिए इंटरेक्ट नहीं करते हैं। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वो कहता है यहाँ के वाइज लोग दुनिया के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं, ये गलत करते हैं। लेकिन वो कहता है कि वो साइंस की नॉलेज में काफ़ी आगे हैं, उनको बहुत कुछ पता है। अगर वो दुनिया के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो दुनिया का भी फ़ायदा होगा और भारत को भी दुनिया से कुछ मिलेगा। तो ये वो नहीं कहता कि वो इन्फीरियर है, वो कहता है सुपीरियर हैं, उनकी बहुत ग्रेट नॉलेज है साइंस में। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। वो कंडेम करता है, वो कहता है वो सोचते हैं कि उन जैसी नॉलेज वाला कोई व्यक्ति है नहीं, अगर वो इंटरेक्ट करेंगे तो उनका ज्ञान दूसरों की तरफ चला जाएगा। ये एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। दिल्ली सल्तनत के बारे में 4 स्टेटमेंट हैं, इनमें से कौन से सही हैं? करेंसी रिफॉर्म्स फॉर अंडरटेकिंग, बहुत सारे करेंसी रिफॉर्म्स दिल्ली सुल्तानों के समय हुए हैं, पहला स्टेटमेंट। वेरियस संस्कृत वर्क्स वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, संस्कृत की किताबों का फारसी में अनुवाद हुआ है दिल्ली सुल्तानों के समय। रूलर्स फॉरबिड म्यूजिक, क्योंकि अन इस्लामिक है, उन्होंने म्यूजिक पे पाबंदियां लगा दी हैं सुल्तानों ने, क्योंकि ये अन इस्लामिक है। और एग्रीकल्चर सफ़र करता है क्योंकि इरिगेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? बड़े स्तर पर सिक्के चलाए गए हैं। आपको याद होगा गुप्ता पीरियड में बहुत सारे सिक्के चला करते थे। गुप्ता के समय रोम से व्यापार होता था, रोमन एम्पायर से व्यापार होता था, लेकिन हूणों ने रोमन एम्पायर को ध्वस्त कर दिया है, इसलिए व्यापार रुक गया था। और जब व्यापार रुका है तो सोना चांदी भारत में आना लगभग बंद हो जाएगा। इसलिए पोस्ट गुप्ता पीरियड के हमको सिक्के ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ना कि मतलब हर्षवर्धन के सिक्के ज़्यादा नहीं मिलते, क्योंकि सोना चांदी का आगमन भारत में काफ़ी कम हो गया है। उसके बाद जब दिल्ली सुल्तान आते हैं तो फिर सिक्कों का चलन बड़े स्तर पे शुरू होता है। बहुत सारे सिक्के शुरू किए हैं, सिल्वर का टंका, कॉपर का जीतल, फिरोज तुगलक हो, मोहम्मद तुगलक हो, सब ने बहुत सारे सिक्के जारी किए हैं। तो करेंसी रिफॉर्म्स लिए गए हैं, यस बिल्कुल सही है। संस्कृत किताबों का ट्रांसलेशन फिरोज तुगलक ने करवाना शुरू कर दिया था, तो किताबों का ट्रांसलेशन भी बड़े स्तर पे हुआ है दिल्ली सुल्तानों के समय, बिल्कुल सही है। म्यूज़िक को शासकों ने पाबंदियां लगाई हैं, ऐसा नहीं हुआ है। अभी ऐसा हमको नहीं पता लगता कि म्यूज़िक पे पाबंदियां लगाई गई हैं, बल्कि म्यूज़िक फ्लरिश किया है। अमीर खुसरो जैसे लोग हुआ करते हैं, जौनपुर जैसा किंगडम है, उस दिल्ली सुल्तानों का जो पीरियड था उस समय म्यूज़िक को काफ़ी बल मिला था। तो म्यूज़िक फॉरबिड नहीं किया गया था, सुल्तानों ने कोई ऐसे स्ट्रिक्चर जारी नहीं किए हैं कि म्यूज़िक को फॉरबिड कर दिया जाए। अमीर खुसरो जैसे लोग होते हैं जो बहुत सारे कॉम्पोजिशंस लिखते हैं, राग लिखते हैं और तबला सितार का इन्वेंशन करते हैं। और एग्रीकल्चर बिल्कुल सफ़र नहीं करता, इरिगेशन पे बहुत काम किया गया है। बहुत सारी इरिगेशन कैनाल्स डगअप की गई हैं। फिरोज तुगलक ने तो पंजाब हरियाणा में बहुत सारी कैनाल्स बनवाई थी, बहुत सारी कैनाल्स बनी हैं।
और इरिगेशन के लिए रहट जो होता है डिवाइस होती है उसका इस्तेमाल होता था। तो एग्रीकल्चर फ्लरिश कर रहा था और इरिगेशन पे बहुत ध्यान दिया गया था। तो इनमें से तीसरा गलत है, 1 to 4 सही हैं। तो 1 to 4 विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट एंड तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर रॉन्ग। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। चौथा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। Who was the first president of All India Anti Untouchability League? एक बनेगी ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? बहुत कठिन क्वेश्चन है, आसान नहीं है। कठिन क्वेश्चन है, आसान नहीं है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? M.K. गांधी, जमनालाल बजाज, जगजीवन राम या G.D. बिरला या M.K. गांधी? इट वॉज M.K. गांधी। इट वॉज फाउंडेड बाई गांधी जी, लेटर नेम्ड एज हरिजन सेवक संघ। 1830s में बनेगा। गांधी जी ने इसका नाम बाद में हरिजन सेवक संघ रखा है और G.D. बिरला इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं। याद रखेंगे, इट वॉज G.D. बिरला हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग स्टार्टेड बाई गांधी जी। ठक्कर बापा इसके सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं। दिल्ली में ये हुआ करता है। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग स्टार्टेड बाय गांधी जी बट फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज G.D. बिरला। बाद में नाम हो जाएगा हरिजन सेवक संघ। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन लिया है। टॉयज, टॉयकाथन 2021 इज वन ऑफ द प्रोग्राम्स लॉन्च्ड अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। टॉयज पे बहुत इम्फेसिस दिया प्रधानमंत्री ने। टॉयज से डेफिनेटली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। इंडस सिविलाइजेशन से भी आ सकता है, अदरवाइज भी आ सकता है। बहुत सारी चीज़ें। चेस भारत में शुरू हुआ, जो गेम्स या टॉयज़ वगैरह हैं। सांप सीढ़ी, स्नेक लेडर भारत में शुरू हुआ। और इंडस सिविलाइजेशन में हमको बहुत सारे खिलौने मिल जाते हैं टेराकोटा के और चीज़ों के। तो टॉयकाथन 2021 एक प्रोग्राम क्या आत्म भारत अभियान का हिस्सा है ये या नहीं है? दूसरा, इट हैज़ बीन इनिशिएटेड एंड मैनेज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने शुरू किया है, वहीं से मैनेज करता है। इनमें कौन सा सही है? पहला सही है, यस इट इज़ पार्ट ऑफ आत्म भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान का ये पार्ट है, याद रखेंगे। लेकिन इट इज़ नॉट, यू कैन से इट इज़ नॉट कन्फाइंड ओनली टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। गुड नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स आर पार्ट ऑफ दिस टॉयकाथन। पहला सही है, दूसरा गलत है। अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान, टॉयकाथन 21 इज कंसीव्ड to challenge India's innovative minds to conceptualize novel toys and games based on Bharatiya civilization, history, culture, mythology and ethos. Taikwathan 21 is an inter-ministerial initiative organized by Ministry of Education's Innovation Cell with support from All India Council for Technical Education, Ministry of Women and Child Development, Ministry of Commerce and Industry, Ministry of MSME, Ministry of Textile and Information and Broadcasting. बहुत सारे मंत्रालयों का इसमें योगदान है, अकेले एजुकेशन मिनिस्ट्री या HRD मिनिस्ट्री का ही रोल नहीं है। तो दिस करंट का एक क्वेश्चन। पॉलिटी पे आ जाते हैं। अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग बाइफर्केशन ऑफ स्टेट पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर हैज बाइंडिंग इफेक्ट ऑन द यूनियन गवर्नमेंट। अगर राज्य चाहता है कि राज्य के हिस्से हो जाएं, एक बड़े राज्य में से 2, 3, 4, 5, 6 छोटे राज्य बना दिए जाएं या 2 राज्य बना दिए जाए, तो स्टेट लेजिस्लेचर एक रेजोल्यूशन पास कर देगा। और स्टेट ने अगर पास कर दिया कि उत्तर प्रदेश के 3 हिस्से कर दिए जाएं, पूर्वांचल, सेंट्रल यूपी और वेस्टर्न यूपी, हरित प्रदेश, तो अगर यूपी ने पास कर दिया तो फिर सेंटर को ये राज्य गठित करने पड़ेंगे या राज्य को तोड़ना पड़ेगा। पहला स्टेटमेंट, एनी लॉ पास टुवर्ड्स रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स अंडर आर्टिकल 3 रिक्वायर्स स्पेशल मेजॉरिटी फॉर इट्स पैसेज। और जब ऐसा राज्य बनता है तो आर्टिकल 3 के तहत बनता है। और आर्टिकल 3 में जब पार्लियामेंट ऐसा लॉ पास करेगा तो उसे स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, टोटल का 2/3 चाहिए होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। राज्य कितने रेजोल्यूशन पास कर दे, राज्य कह सकता है कि हमारे राज्य के हिस्से करिए या मत करिए, लेकिन सेंटर के ऊपर है, सेंटर राज्य के रेजोल्यूशन को माने या ना माने, उसकी बाध्यता नहीं होती सेंटर के ऊपर। तो पहला गलत है। और आर्टिकल 3 में ही राज्य बनाए जाते हैं। अगर इंडिया के इंटरनल रिऑर्गेनाइजेशन करना है तो आर्टिकल 3 में ही होगा, लेकिन मेजॉरिटी सिंपल होती है, स्पेशल नहीं होती। सिंपल मेजॉरिटी होती है 50% + 1 ऑफ दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने बैठे हैं उनमें से जितनों ने वोट किया
उसके आधे से एक ज़्यादा, ये सबसे आसान मेजॉरिटी होती है। तो सिंपल मेजॉरिटी से ये पास होता है, इसको स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए होती। राज्य रेजोल्यूशन पास करे या ना करे, सेंटर चाहे तो खुद राज्य के टुकड़े कर दे, राज्य पास भी कर दे, सेंटर ना माने उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। हेंस दोनों ही गलत है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बोल्ड में लिखा है मैंने, इसका मतलब बताता हूँ। पार्लियामेंट पजेसेस एब्सोल्यूट पावर्स इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट लॉ बनाने में सुप्रीम है, उसके पास अनरिस्ट्रिक्टेड पावर है, एब्सोल्यूट पावर्स है जहाँ तक संविधान के संशोधन की बात है। दूसरा स्टेटमेंट, द स्कीम ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इज एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और लेजिस्लेचर का काम लॉ बनाना है, जुडिशरी का काम एडजुडिकेशन करना है, एग्जीक्यूटिव का काम लॉ इम्प्लीमेंट करना है, ये संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है। चौथा, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ फ्यू फंडामेंटल राइट्स टू नॉन सिटीजन्स एज वेल, और हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स कुछ नॉन सिटीजन्स के लिए भी हुआ करते हैं। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? पहला सही है, भारत का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिस्टम होता है वो ये होता है कि जब भी संविधान में जो संविधान आपने लिख लिया, जो आपने तैयार कर लिया, उसके बाद जब भी आप संविधान में बदलाव लाएंगे तो उस लिखे हुए संविधान के अनुसार ही लाएंगे, उसकी स्पिरिट के अनुसार लाएंगे, उससे बाहर जाके काम नहीं कर सकते। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ जहाँ होता है वहाँ पर संविधान सुप्रीम होता है। इंडिया हैज़ फॉलोड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है इन इंडिया इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ सुप्रीम, नाइदर जुडिशरी इज सुप्रीम नॉर पार्लियामेंट नॉर एग्जीक्यूटिव, इट इज़ हु, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ सुप्रीम। तो जब भी हम कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो इसका मतलब है कि जो हमने लिख लिया था अब हम आगे चल के उसमें बदलाव कर सकते हैं, बदलाव मना नहीं है, लेकिन बदलाव जब भी होगा वो उसी लिखे हुए संविधान की अंडरस्टूड लिमिट्स के अंदर होगा, उसके बाहर जाके हो नहीं सकता। तो यस, ये सही है। पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर्स नहीं है, पार्लियामेंट संविधान को अमेंड कर सकता है आर्टिकल 368 में, पार्लियामेंट ही अमेंड करेगा, लेकिन अमेंड करने की मैंने आपको बताया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट्स होती हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दे दी है। अगर संविधान के संशोधन से बेसिक स्ट्रक्चर का कोई भी पॉइंट अफेक्ट हो रहा है तो उस संशोधन को नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। तो पार्लियामेंट लॉ मेकिंग में सुप्रीम है, लेकिन पार्लियामेंट संविधान के संशोधन में सुप्रीम नहीं है। करेगी वही, लेकिन वो लिमिट के अंदर करेगी, लिमिट के बाहर नहीं करेगी। लिमिट के बाहर करेगी तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करके उस संशोधन को नल एंड वॉइड कर देगा। तो उसके पास एब्सोल्यूट पावर्स नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड पावर्स है, संशोधन वही करेगा, कोई और नहीं कर सकता। तो थर्ड, ये इस सेपरेशन ऑफ पावर्स की जो स्कीम है वो संविधान में साफ साफ मेंशन है, साफ साफ मेंशन नहीं है। हाँ, आर्टिकल 50 में लिखा हुआ है कि देयर शैल बी सेपरेशन ऑफ बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, बस ये लिखा है। लेकिन जैसे सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं, जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जुडिशरी का काम ये है, एग्जीक्यूटिव का काम ये है, लेजिस्लेचर का काम ये, ऐसा संविधान में हमारे साफ साफ लिखा हुआ नहीं है। इसलिए ऐसे कह दें कि साफ साफ लिखा हुआ है, ये भी गलत है। संविधान फंडामेंटल राइट्स नॉन सिटीजन्स को भी देता है, जैसे राइट टू लाइफ है, आर्टिकल 21 है, ये नॉन सिटीजन्स को भी मिलता है। आर्टिकल 14 है, ये नॉन सिटीजन्स को भी मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही है, फंडामेंटल राइट्स नॉन सिटीजन्स के लिए भी हुआ करते हैं। तो दूसरा वाला सही है। तो इनमें से कौन कौन से सही हो गए? पहला सही हो गया और चौथा सही हो गया, नॉट करेक्ट। तो सेकंड एंड 2 and 3 are not correct. So 2 and 3 is the answer. Hope you are getting the fundamentals of polity. Which of the following statements are not correct? All the judges of High Court are appointed by the governor with the approval of president. High Court के सारे जजेस को गवर्नर अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति के अप्रूवल से। पहला स्टेटमेंट, ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट इज एडमिनिस्टर्ड ओथ ऑफ ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट और बाय ए पर्सन अपॉइंटेड बाय ऑन हिज बिहाफ। हाई कोर्ट के जज को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं या वो किसी को कह सकते हैं मेरे बिहाफ पे दिला दीजिए। सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ हाई कोर्ट जजेस आर डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। जो हाई कोर्ट जजेस की सैलरी अलाउंसेज होते हैं वो पार्लियामेंट तय करता है। जज ऑफ ए हाई कोर्ट कैन बी ट्रांसफर टू सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर हो सकता है। इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जजेस को राष्ट्रपति ही अपॉइंट करते हैं। द हाई कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। द हाई कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, दो इन अपॉइंटिंग ही
कंसल्ट्स गवर्नर ऑफ द स्टेट, वो अपॉइंट करते समय राज्य के गवर्नर से कंसल्ट करते हैं, लेकिन अपॉइंट राष्ट्रपति करते हैं, गवर्नर नहीं करता। ओथ गवर्नर दिलाता है, राष्ट्रपति नहीं दिलाते। हाई कोर्ट के जज को ओथ गवर्नर दिलाते हैं राज्य के, नॉट राष्ट्रपति, तो ये भी गलत हो गया। सैलरी एंड अदर अलाउंसेस ये सही है कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस की सैलरी पार्लियामेंट तय करती है, नॉट स्टेट लेजिस्लेचर, इट इज़ डिसाइडेड बाई पार्लियामेंट। हाई कोर्ट जज का ट्रांसफ़र सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है, हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफ़र सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र नहीं होता, अपॉइंटमेंट होता है। हाई कोर्ट जज इज अपॉइंटेड टू सुप्रीम कोर्ट, नॉट ट्रांसफर्ड, ही इज नॉट ट्रांसफर्ड। ट्रांसफ़र नहीं होता है, वो जाएगा तो अपॉइंट होकर जाएगा, ट्रांसफ़र नहीं होता। हाई कोर्ट से हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होगा, रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, लेकिन हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट होगा, फ्रेश अपॉइंटमेंट माना जाएगा, वो ट्रांसफ़र नहीं माना जाता। तो पहला गलत, दूसरा गलत और चौथा गलत। तो फर्स्ट, सेकंड एंड 4 आर रॉन्ग। थर्ड इज करेक्ट कि पार्लियामेंट तय करता है सैलरी। फाइनेंस कमीशन के बारे में जो राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, इसके बारे में 4 स्टेटमेंट। ये परमानेंट बॉडी है। पहला, इसकी रिकमेंडेशंस एडवाइजरी होती हैं, मैंडेटरी नहीं होती हैं। सरकार को, राष्ट्रपति को एडवाइस देता है ये, और ये मानना ज़रूरी है। ये एडवाइजरी है, मानना ज़रूरी नहीं है। सरकार चाहे तो चेंज कर सकती है। इसके पास सिविल कोड की पावर है। चौथा, इट ऑल्सो गिव्स एडवाइस रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस इंक्लूडिंग सरचार्जेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। इसका काम होता है कि ये टैक्सेस का बंटवारे का फॉर्मूला बताता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो इनमें कौन सा सही है? विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इट इज़ नॉट ए परमानेंट बॉडी। मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया है कि इसके रिकमेंड अखबार में कुछ राइटअप्स आए हैं कि फाइनेंस कमीशन को परमानेंट बॉडी बना दिया जाए, तो ये परमानेंट बॉडी नहीं होती है। ये स्पेशली अपॉइंट की जाती है राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 280 में, और जैसे ही रिकमेंडेशन दे देती है ये ख़त्म हो जाती है, ये डिसॉल्व हो जाती है। तो इट इज़ नॉट ए परमानेंट बॉडी। इसकी रिकमेंडेशन एडवाइजरी है, एडवाइस है। ये एडवाइजरी नेचर, मैंडेटरी नहीं है। सरकार चाहे तो उनमें फेरबदल कर सकती है, लेकिन सरकार यूजुअली फॉलो कर लेती है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। सरकार चाहे तो चेंज कर सकती है। तो ये सही है, एडवाइजरी है। इसके पास सिविल कोड की पावर है। ये डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकता है, लोगों से स्टेटमेंट शपथ पे ले सकता है, ओथ पे, कि जो आप बता रहे हैं ये सही है या नहीं है। तो ये भी सही है, इसके पास सिविल कोड की पावर है। इट कैन समन पीपल विद डॉक्यूमेंट्स, और विटनेस के लिए, डिस्कशन के लिए सरकारी अफसरों को बुलाकर एफिडेविट पे या शपथ पे डिस्कशन कर सकता है। दोनों सही हैं। इट गिव्स एडवाइस रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंट्रल स्टेट्स। अगर इंक्लूडिंग सर चार्जेस ना होता तो ये चौथा स्टेटमेंट सही होता। सर चार्जेस जो सेंटर टैक्स के ऊपर टैक्स लगाता है छोटा सा, वो डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं होता। टैक्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन जो सरचार्ज होता है, सेस होता है, वो नहीं स्टेट के साथ बांटा जाता है, वो सेंटर खुद रखता है अपने पास, लेकिन टैक्सेस बंटवारा हो जाता है। तो चौथा भी गलत है। तो सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, फर्स्ट एंड फोर्थ आर रॉन्ग। टैक्सेस का बंटवारा होता है, नेट प्रोसीड्स का मतलब होता है टैक्सेस जो कलेक्ट हुए हैं माइनस कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। मतलब 100 रुपये हमने टैक्स कलेक्ट किया, उसमें से 1 रुपये उसे कलेक्शन में खर्च हो गया, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे वगैरह हैं, तो 99 हो जाएगा नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस। तो जो टैक्स कलेक्ट होते हैं वो नहीं बढ़ते हैं। नेट प्रोसीड्स का मतलब है खर्चे निकालने के बाद जो टैक्स हैं वो बढ़ते हैं राज्यों के साथ। सरचार्ज सेंटर के पास ही जाता है, वो बढ़ता नहीं है। हेंस सेकंड, थर्ड आर करेक्ट, फर्स्ट एंड फोर आर नॉट करेक्ट। लोक अदालत इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, पहला स्टेटमेंट, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। द प्रोसीडिंग्स ऑफ लोक अदालत आर इन द नेचर ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। और जो लोक अदालत में कार्रवाई होती है वो ऐसे मानी जाती है जैसे कोर्ट की कार्रवाई है। तो इनमें से कौन सा सही है? दोनों ही सही हैं। ये लोक अदालत एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। लीगल सर्विसेज एक्ट पास हुआ था 1987 में, उसके तहत लोक अदालत बनाई जाती हैं। लोक अदालत का मतलब है कि कोर्टों के पास वैसे ही बहुत सारा काम है, तो क्यों ना छोटे छोटे मुद्दों के लिए लोक अदालत समय समय पर ऑर्गेनाइज कर दें।
उसमें लोग आकर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें, ताकि कोर्टों पे बेवजह की प्रॉब्लम्स ना जाए और जल्दी लोगों को सॉल्यूशन भी मिल जाए। तो एक एक्ट पास हुआ था, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987, उसके तहत बनाई जाती हैं लोक अदालत। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि ये कानून में बनती है, और इस एक्ट में लिखा हुआ है कि इसकी प्रोसीडिंग जो है वो जुडिशियल नेचर की होती हैं। ऐसे कार्रवाई मानी जाती है जैसे कोर्ट की कार्रवाई हुआ करती है। प्रोसेस बहुत सिंपल होता है, लेकिन माना ऐसे जाता है जैसे कोर्ट की कार्रवाई है। तो बोथ आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। लोक अदालत आर ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स ऑफ, यू कैन से, एडजुडिकेशन। उनके ज़रिए भी हम काफ़ी चीज़ों को, आप देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, नेशनल लोक अदालत लगाई गई है चालान्स पर या वाटर टैक्स पे लगाई गई है या इस पे लगाई गई है, ताकि जल्दी जल्दी छोटे छोटे केसेस का निस्तारण करें, उन्हें ख़त्म करें। नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में 4 स्टेटमेंट हैं। हल्का सा क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ है। इट मे टर्मिनेट द लाइफ ऑफ लोकसभा। अगर ये अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, सक्सेसफुल पैसेज लिखा है, अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो इसके क्या क्या इसके असर हो सकते हैं, आउटकम हो सकते हैं। ये लोग ओके स्टूडेंट्स, बैटरी ख़त्म हो गई लैपटॉप की। चलिए इस क्वेश्चन को मैं अगले सेट में ले लूँगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।